नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में राहुल गांधी की दहाड़। चीनी घुसपैठ के डॉक्यूमेंट्स हटाने पर राहुल ने मोदी सरकार को घेरा और कहा कि जब जब देश हुआ है भावुक तब तब गायब हो गई हैं फाइलें। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने करो या मरो को दिया नया मायना और बोले कि अन्याय के खिलाफ डरो मत लड़ो। और इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा उत्तर प्रदेश का, जहां पर आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस की मांग है कि बाढ़ से फसलें हुई हैं चौपट, जिसका मुआवजा दे सरकार। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। और आपको भी ऐसा लगता है कि पीएम मोदी चीन से निपटने में फेल नजर आ रहे हैं तो आप कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, हाँ या ना में अपनी राय बताइए और खबर में अंत तक बने रहिए। रुक करते हैं बड़ी खबरों की तरफ। चीनी घुसपैठ के डॉक्यूमेंट्स हटाने पर राहुल ने मोदी सरकार को घेरा, कहा जब जब देश हुआ भावुक गायब हुई फाइलें। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में चीन की घुसपैठ का उल्लेख करने वाली रिपोर्ट को रक्षा मंत्रालय द्वारा अपनी वेबसाइट से हटाए जाने को लेकर राहुल गांधी ने शनिवार 8 अगस्त को मोदी सरकार पर हमला बोला है। इसके साथ ही उन्होंने इसे केंद्र का लोकतंत्र विरोधी प्रयोग बताया। राहुल ने इस ओर भी इशारा किया है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले माल्या और राफेल से जुड़े मामलों में भी फाइलें गायब हुई हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, जब जब देश भावुक हुआ फाइलें गायब हुई। माल्या हो या राफेल, मोदी हो या चौकसी, गुमशुदा लिस्ट में लेटेस्ट है चीनी अतिक्रमण वाले दस्तावेज। ये संयोग नहीं, मोदी सरकार का लोकतंत्र विरोधी प्रयोग है। पहले भी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि वेबसाइट से दस्तावेज हटाने से तथ्य नहीं बदलने वाले हैं। उन्होंने बीते गुरुवार को ट्वीट किया था, चीन के खिलाफ खड़े होना तो छोड़िए, भारत के प्रधानमंत्री में उसका नाम लेने की भी साहस कमी दिखी। वेबसाइट से दस्तावेज हटाने से तथ्य नहीं बदलने वाले हैं। कांग्रेस ने भी साधा था निशाना। इससे पहले कांग्रेस ने भी बीते 6 अगस्त को सरकार से सवाल किया था कि रक्षा मंत्रालय ने पूर्वी लद्दाख में चीन की घुसपैठ का उल्लेख करने वाली रिपोर्ट अपनी वेबसाइट से क्यों हटाई है। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता अजय माकन ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में कहा था कि भारत की सीमा में घुसपैठ नहीं हुई और हमारी किसी चौकी पर कब्जा नहीं हुआ है, लेकिन रक्षा मंत्रालय अपनी रिपोर्ट में कहता है कि चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की है तथा यह गतिरोध लंबे समय तक चलने वाला है। उन्होंने सवाल किया, रिपोर्ट वेबसाइट से क्यों हटाई गई, हम जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है। माकन ने कहा, सरकार बताए कि वह चीन के साथ कैसे निपटेगी और वास्तविक स्थिति क्या है। देश की जनता को यह जानने का हक है। क्या है मामला? दरअसल रक्षा मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड उस दस्तावेज को बृहस्पतिवार 6 अगस्त को हटा लिया जिस पर आधारित एक खबर अखबार में प्रकाशित हुई। खबर के मुताबिक जून महीने की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी सैनिकों की एक तरफा आक्रामकता से पैदा हुए हालात संवेदनशील बने हुए हैं तथा यह गतिरोध लंबा चल सकता है। करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने करो या मरो को दिए नए मायने, बोले अन्याय के खिलाफ डरो मत लड़ो। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। वह कभी कोरोना संकट तो कभी देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था पर अपनी राय रखते रहते हैं। अब इस बार उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर अपनी राय रखी। राहुल गांधी ने शनिवार को भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ पर कहा कि अब महात्मा गांधी के नारे करो या मरो को अन्याय के खिलाफ लड़ो डरो मत के रूप में नए मायने देने होंगे। उन्होंने ट्वीट किया कि भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ पर गांधी जी के करो या मरो के नारे को नए मायने देने होंगे, अन्याय के खिलाफ लड़ो डरो मत। राहुल ने भारत छोड़ो आंदोलन की तस्वीर भी शेयर की जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की मांग, बाढ़ से फसलें हुई चौपट का मुआवजा दे सरकार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने राज्य सरकार से बाढ़ को आपदा घोषित कर इस कारण फसलें नष्ट होने से बर्बाद हुए किसानों को सहायता देने की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने शनिवार को कहा कि बाढ़ के कारण बहराइच से लेकर बलिया तक स्थिति बहुत भयावह है। जगह जगह तटबंधों की दशा में बेहद दयनीय है। किसानों को मुआवजा दे सरकार कांग्रेस। उन्होंने कहा कि इससे सरकार की लापरवाही उजागर होती है। लल्लू ने मांग की कि सरकार तत्काल प्रभाव से बाढ़ को आपदा घोषित करे और जनधन की हानि के लिए मुआवजा घोषित करे। उन्होंने कहा कि बाढ़ में अपार जनधन की हानि हुई है, सरकार को तत्काल प्रभाव से पीड़ित जनता की मदद करनी चाहिए।
करते हैं अगली खबर की तरफ। सुशांत सिंह राजपूत केस, मुंबई पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया अपना जवाब। जी हां दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत मामले में मुंबई पुलिस ने आज सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। मुंबई पुलिस ने कहा है कि सीबीआई को बिहार सरकार की सिफारिश पर सुशांत सिंह मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट के सामने दाखिल किए गए अपने जवाब में महाराष्ट्र पुलिस ने कहा है, इस मामले में मौजूदा तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए एफआईआर को 0 एफआईआर के तौर पर बांद्रा पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र पुलिस की ओर से दायर इस जवाब में आगे कहा गया है कि अब तक इस मामले में मुंबई पुलिस की तरफ से निष्पक्ष, उचित और पेशेवर तरीके से जांच की गई है और आगे भी की जाएगी। मुंबई पुलिस ने बताया, अब तक इस मामले में मुंबई पुलिस ने 56 लोगों के बयान दर्ज किए हैं और हर एंगल से मौत के संभावित कारणों और परिस्थितियों की जाँच कर रही है। इसी महीने की 5 तारीख को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जाँच सीबीआई से कराने की बिहार सरकार की सिफारिश मान ली है। इसके बाद मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस रॉय ने कहा, एक प्रतिभाशाली अभिनेता की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में मौत हो गई। कोर्ट इस मामले में महाराष्ट्र सरकार का पक्ष जानना चाहता है। जस्टिस रॉय ने महाराष्ट्र पुलिस में हलफनामा दायर कर ये बताने को कहा है कि उन्होंने जांच में प्रोफेशनल तरीके से काम किया है। जस्टिस रॉय ने कहा कि ये सबके हित में है कि इस मामले में सच सामने आए। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पुलिस अधिकारी को क्वारंटीन करने के लिए मुंबई पुलिस की आलोचना की और कहा कि ये सही संदेश नहीं देता है। रिया चक्रवर्ती के वकील श्याम दीवान ने कहा कि वे चाहते हैं कि बिहार में कराई गई एफआईआर मुंबई ट्रांसफर हो, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह ने इसका विरोध किया। विकास सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस बिहार पुलिस को सहयोग नहीं दे रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले में एक पार्टी मुंबई पुलिस से जांच चाहती है और दूसरी पार्टी बिहार पुलिस से। केंद्र सिर्फ इस मामले की जांच चाहता है ताकि कोई सबूत नष्ट न हो। जस्टिस रॉय ने कहा कि सभी पक्षों को सुनने के बाद वे निर्देश दे रहे हैं कि 3 दिन के अंदर सभी पक्ष अपना जवाब दे, जिसके तहत आज मुंबई पुलिस ने अपना जवाब दिया है। उन्होंने 5 अगस्त से 1 सप्ताह बाद फिर इस मामले की सुनवाई की तारीख तय की। मुंबई पुलिस बिहार पुलिस में तकरार, सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच को लेकर मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस में जमकर तकरार चल रही है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बिहार पुलिस जब इस मामले की जांच के लिए मुंबई पहुंची तो एक नया विवाद शुरू हो गया। इस मामले की जांच के लिए मुंबई पहुंचे बिहार पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी विनय तिवारी को क्वारंटीन कर दिया गया था। इस पर बिहार पुलिस के महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने कड़ी आपत्ति जताई थी। सुशांत सिंह राजपूत के परिजनों ने मुंबई पुलिस पर आरोप लगाए हैं कि मुंबई पुलिस इस मामले की ठीक से जांच नहीं कर रही है। सुशांत सिंह के पिता ने यह भी आरोप लगाया था कि उन्होंने फरवरी में भी मुंबई पुलिस को ये सूचना दी थी कि सुशांत की जान को खतरा है, लेकिन मुंबई पुलिस ने एक प्रेस रिलीज जारी कर ये कहा कि सुशांत के बहनोई ने मुंबई पुलिस के अधिकारी को व्हाट्सएप पर जानकारी दी थी, लेकिन उन्होंने इस बारे में लिखित शिकायत नहीं की और कहा कि वे अनौपचारिक रूप से ऐसा कह रहे हैं। लेकिन मुंबई पुलिस ने यह स्पष्ट कर दिया कि बिना लिखित शिकायत के जांच नहीं हो सकती। पिछले दिनों रिया चक्रवर्ती ने ट्वीट कर गृह मंत्री अमित शाह से सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। उन्होंने लिखा था, सर, मैं सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड हूं। सुशांत की मौत के 1 महीने गुजर गए। मुझे सरकार पे पूरा भरोसा है। मैं चाहती हूं कि इस मामले में इंसाफ सुनिश्चित हो, इसलिए इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। मैं बस ये जानना चाहती हूं कि सुशांत ने किस दबाव में इतना बड़ा कदम उठाया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भाई भतीजावाद पर भी खूब बहस हुई। अभिनेत्री कंगना रनौत ने कई गंभीर आरोप लगाए तो अनुराग कश्यप जैसे कई निर्देशकों ने इसे खारिज भी किया। कई आरोप व्यक्तिगत भी हुए और लोगों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में राष्ट्रपति शासन के आसार, इसलिए बीजेपी को काटने और श्रेय लूटने में लगे नीतीश कुमार। जी हां दोस्तों, जिस तरह लगभग सभी विपक्षी दलों के साथ परोक्ष तौर पर बीजेपी भी अभी चुनाव टालने की मांग कर रही है, उससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समझ में आ रहा है कि इस बार बीजेपी उसके साथ बड़ा खेल कर सकती है और चुनाव राष्ट्रपति शासन में करवाकर उनका गणित कमजोर कर सकती है। इस अनुमान के साथ अब नीतीश कुमार बीजेपी को भी किनारे कर अपनी गाड़ी बढ़ा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं तो भाजपाई और वह अस्पतालों का दौरा भी खूब कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनकी कुछ नहीं चल रही। नीतीश ने अपने सबसे चहेते प्रशासनिक अधिकारी प्रत्यय अमृत को इस विभाग की कमान दे दी है। एक समय झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के खास रहे आईएएस अधिकारी संजय कुमार बिहार में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव थे। उन्हें हटाकर कुछ दिनों के लिए ऐसे आईएएस अधिकारी को नीतीश ने खुद कमान सौंपी जिनके पास इस तरह का कोई अनुभव नहीं था। 1.5 महीने के अंदर उन्हें बदला और आखिरकार अपने सबसे पसंदीदा आईएएस अधिकारी
जिम्मेदारी प्रत्यय अमृत को स्वास्थ्य विभाग सौंप दिया। मंगल पांडे को अब ट्विटर के जरिए तस्वीरें दिखानी पड़ रही कि वह एक्टिव हैं, जबकि प्रत्यय अमृत सीधे तौर पर हर दिन की जानकारी मीडिया के सामने रख रहे हैं और कोरोना को लेकर तमाम दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। नीतीश की दखल के कारण कई साल से डॉक्टरों का एकमुश्त तबादला नहीं कर पाने वाले मंत्री मंगल पांडे को उम्मीद थी कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के ठीक पहले वह कुछ कर सकेंगे, लेकिन अब डॉक्टर भी मनचाही पोस्टिंग की फरियाद लेकर उनके दर पर नहीं जा रहे। नीतीश ने अन्य जगहों पर भी बीजेपी को काटने का और श्रेय लूटने में पूरी ताकत झोंक दी है। बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वे पहले वह खुद करते थे, कारण चाहे जो हो इस बार वह ऐसा नहीं कर रहे हैं। बीजेपी ने अपने सांसदों विधायकों को सक्रिय होने का निर्देश दिया, इस पर अमल होता उससे पहले ही नीतीश ने अपने जल संसाधन मंत्री संजय झा को हेलीकॉप्टर से घुमवा दिया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में जेडीयू ने अपने नेटवर्क से राहत संबंधी कार्यों में भी तेजी ला दी है। काम केवल बाढ़ग्रस्त इलाकों में हो और वहीं के लोग जाने, इससे आगे की जिम्मेदारी नीतीश ने जेडीयू कोटे के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार को सौंपी है। बिहार में सूचना एवं जनसंपर्क मंत्रालय पहली बार ऐसा सक्रिय दिख रहा है। मंत्री विभागीय सचिव रोज पूरी जानकारी लेकर मीडिया में आ रहे हैं और फोकस इस बात पर रह रहा है कि नीतीश कुमार कोरोना के बाढ़ को संभालने में खुद लगे हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। मूसलाधार बारिश के लिए रहें तैयार, मौसम विभाग ने इन जगहों के लिए जारी की बड़ी चेतावनी। जी हां दोस्तों, केरल और माहे के कुछ स्थानों में अगले 24 घंटों के दौरान बहुत तेज और कहीं कहीं अतिवृष्टि होने का अनुमान है। तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, कोयम्बटूर, नीलगिरी, थेनी जिलों के पर्वतीय क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर भारी और मूसलाधार बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग अलग स्थानों पर भी भारी वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अलग अलग स्थानों में आंधी तूफान के साथ बारिश हुई। दक्षिण पश्चिम मानसून सौराष्ट्र, कच्छ और केरल में अति सक्रिय रहा, जबकि पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में सक्रिय रहा। करते हैं अगली खबर की तरफ। खट्टर सरकार में खींचतान, अनिल विज ने एसईटी की रिपोर्ट पर एफआईआर के दिए निर्देश तो दुष्यंत चौटाला ने खारिज कर दी रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, हरियाणा में 9 महीने पुरानी मनोहर लाल खट्टर की गठबंधन सरकार में आपसी खींचतान शुरू हो गई है। लॉकडाउन के दौरान राज्य में शराब की तस्करी पर राज्य के गृह मंत्री अनिल विज और राज्य के उप मुख्यमंत्री और उत्पाद मंत्री दुष्यंत चौटाला आमने सामने आ गए हैं। गृह मंत्री विज ने मामले की जाँच के लिए गठित स्पेशल इंक्वायरी टीम की रिपोर्ट को मानते हुए विजिलेंस जाँच कराने और एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं, जबकि दुष्यंत चौटाला ने एसईटी की सिफारिशों और तथ्यों को खारिज कर दिया है। अनिल विज पर निशाना साधते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा, पहले गृह मंत्री को इस बात की जांच करनी चाहिए कि उनके विभाग ने उस वाहन चालक के खिलाफ जांच क्यों नहीं की जिसके खिलाफ 14 एफआईआर दर्ज हैं और एसईटी ने अपनी रिपोर्ट में उसे निशाने पर लिया है। चौटाला ने कहा, लोग मेरे विभाग के अनुपालन के बारे में बात करते हैं, एसईटी 14 एफआईआर के बारे में बात करती है जो पहले से पंजीकृत हैं। इनमें ज्यादातर वे शामिल हैं जो मेरे आबकारी मंत्री बनने और पदभार संभालने से पहले से पंजीकृत किए गए हैं। आबकारी विभाग का उद्देश्य ऐसी विसंगतियों को पकड़ना है और संबंधित अधिनियम के तहत पुलिस को मामला सौंपना है। साथ ही यह बताया जाना चाहिए कि उन एफआईआर में क्या कार्रवाई की गई। क्या यह पुलिस की अक्षमता नहीं है कि वे वाहनों के चालक से आगे की जांच नहीं कर सकते हैं? क्या यह पुलिस की अक्षमता नहीं है कि आज तक जांच अधिकारी या पुलिस उपाधीक्षक या उन एफआईआर की जांच करने वाला कोई अन्य अधिकारी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका? करते हैं अगली खबर की तरफ। आशा वर्कर्स की हड़ताल पर बोले राहुल गांधी, सरकार गूंगी तो थी ही, अब शायद अंधी बहरी भी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आशा वर्कर्स की हड़ताल पर जाने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने शनिवार को एक ट्वीट में कहा कि आशा कार्यकर्ता सही मायने में हेल्थ वॉरियर्स हैं, लेकिन वे आज अपने हक के लिए हड़ताल करने पर मजबूर हैं। राहुल ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार गूंगी तो थी ही, अब शायद अंधी बहरी भी है। देश की करीब 6 लाख आशा वर्कर्स विभिन्न मांगों में लेकर 7 अगस्त से 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं। राहुल ने ट्वीट किया, आशा कार्यकर्ता देश भर में घर घर तक स्वास्थ्य सुरक्षा पहुंचाती हैं। वो सच मायने में स्वास्थ्य वॉरियर्स हैं, लेकिन आज खुद अपने हक के लिए हड़ताल पर करने पर मजबूर हैं। सरकार गूंगी तो थी ही, अब शायद अंधी बहरी भी है। देश की करीब 6 लाख आशा वर्कर्स मांग कर रही हैं कि उन्हें टाइम से सैलरी मिले। उन्होंने सैलरी बढ़ाने की डिमांड रखी है ताकि वे कोरोना महामारी के समय जिस तरह से मदद कर रही हैं वो जारी रख सकें। उन्हें संगठन की डिमांड है कि बीमा और जोखिम भत्ते जैसी सुविधाएं
सुविधाएं मुहैया कराई जाए। आशा वर्कर्स को 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियंस भी सपोर्ट कर रही हैं। चाहे कोरोना वायरस की बढ़ती रफ्तार हो या अर्थव्यवस्था के आंकड़े, राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर रहे हैं। हाल ही में आरबीआई के डेटा आने पर राहुल गांधी ने कहा कि यही मूड ऑफ द नेशन है। राहुल का आरोप है कि लोगों में डर घर कर गया है। उन्होंने कहा कि आगे अर्थव्यवस्था और नौकरियों पर बुरी खबर सुनने को मिलेगी। इससे पहले कोरोना केस 20 लाख पार होने पर राहुल ने कहा था 20 लाख का आंकड़ा पार, गायब है मोदी सरकार। करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान, वसुंधरा गुट के 12 विधायक भेजे गए गुजरात। 14 अगस्त है विधानसभा सत्र। जी हां दोस्तों, राजस्थान में मचे सियासी घमासान के बीच अब भारतीय जनता पार्टी भी अपने विधायकों की बाड़ेबंदी करने जा रही है। 14 अगस्त से राजस्थान विधानसभा का अहम सत्र शुरू होने जा रहा है। इससे पहले बीजेपी अपने सभी विधायकों को टूटने से बचाने की कोशिश कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक उदयपुर संभाग के 12 विधायकों को गुजरात भेजा गया है। बताया जा रहा है कि ये विधायक खुद से घूमने के लिए गुजरात गए हैं और शनिवार को सोमनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। मगर सूत्रों के अनुसार पार्टी ने इन विधायकों को गुजरात भेजा है। ये विधायक 12 अगस्त तक गुजरात में ही रहेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ और विधायक को मध्य प्रदेश शिफ्ट किया जा सकता है। पार्टी सूत्रों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी के विधायकों के कांग्रेस में विलय पर आने वाले हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी। अगर यह कांग्रेस के खिलाफ फैसला आता है तो भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों की बाड़ेबंदी करेगी, क्योंकि ऐसा आशंका जताई जा रही है कि कांग्रेस बीजेपी के विधायकों में सेंधमारी कर सकती है। इधर दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद इन विधायकों को गुजरात शिफ्ट किए जाने पर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इनमें से ज्यादातर विधायक वसुंधरा राजे के समर्थक हैं। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, मगर वसुंधरा के करीबी कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे ने जेपी नड्डा से पार्टी की कार्यशैली को लेकर अपनी नाराजगी जताई है। वसुंधरा गुट के अनुसार यह भी कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा से वसुंधरा राजे ने कह दिया है कि वे पार्टी के साथ हैं, मगर स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगी। कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे अभी 12 अगस्त तक दिल्ली में ही रहेंगी और 13 को जयपुर लौटेंगी। करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा में अब शराब घोटाला। लॉकडाउन में पाबंदी के बावजूद फैक्ट्रियां करती नहीं उत्पादन, कांग्रेस ने उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, हरियाणा में शराब घोटाला एक बड़ा रूप लेता जा रहा है। लॉकडाउन में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध के बावजूद न सिर्फ खुलेआम शराब बेची गई, बल्कि शराब की 3 फैक्ट्रियां शराब का उत्पादन भी करती रही। एक्साइज और टैक्सेशन विभाग शराब ट्रांसपोर्टेशन के परमिट भी जारी करता रहा। एक और डिस्टिलरी शराब तस्करी में संलिप्त पाई गई। अधिकार विहीन होने के बावजूद विशेष जांच दल के इन निष्कर्षों के बाद हरियाणा सरकार बेनकाब हो गई है। कांग्रेस ने अब हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में इस घोटाले की जांच करवाने की मांग की है, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला ने खट्टर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि कोरोना महामारी में लॉकडाउन के दौरान हरियाणा में खुलेआम शराब घोटाला हुआ और चोर दरवाजे से औने पौने दाम पर शराब की बेहिसाब बिक्री और तस्करी हुई। शराब माफिया के तार सीधे सीधे उच्च पदों पर बैठे राजनीतिज्ञों और आला अधिकारियों से जुड़े थे। शराब माफिया और खट्टर सरकार के गठजोड़ पर सवाल उठाने पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन हुआ, पर मुख्यमंत्री ने आनन फानन में 11 मई को एसआईटी को खारिज कर स्पेशल इंक्वायरी टीम का गठन कर दिया। कमाल की बात यह है कि इस एसआईटी को इन्वेस्टिगेशन यानी तफ्तीश का अधिकार ही नहीं था और ना ही कानूनी वैधता थी। अब एसआईटी ने 30 जुलाई को आधी अधूरी जांच रिपोर्ट दी, पर इसमें भी घोटाला उजागर हो गया। दोनों कांग्रेस नेताओं ने कहा कि एक बात साफ है कि ऑपरेशन कवरअप के तहत अब एसआईटी की जांच के ऊपर एक और विजिलेंस जांच बैठाई जाएगी, यानी जांच पर जांच और नतीजा वही ढाक के 3 पात। मतलब किसी तरह किसी प्रकार से और किसी भी हालत में सरकार में बैठे बड़े बड़े रसूखदारों गुनहगारों तक आंच ना आए और शराब माफिया और उच्च पदों पर बैठे राजनीतिज्ञों और आला अफसरों के गठजोड़ पर पर्दा डाल दिया जाए। करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में वीकली बाजार और होटल खोलने पर सीएम एलजी में ठनी, केजरीवाल ने फिर भेजा प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच एक बार फिर खींचतान शुरू हो गई है। बीते दिनों केजरीवाल सरकार ने ट्रायल के आधार पर साप्ताहिक बाजार और होटल खोलने की अनुमति दी थी, लेकिन उपराज्यपाल अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के इन दोनों अहम फैसलों को खारिज कर दिया। उपराज्यपाल द्वारा की गई कार्रवाई के बाद अब दिल्ली सरकार ने एक बार फिर प्रस्ताव भेजते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय का भी दरवाजा खटखटाया है। केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर दिल्ली में होटल, जिम और वीकली बाजार खोलने की अनुमति देने के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल को अपने प्रस्तावों की फाइल भेजी है। इससे पहले एलजी ने वीकली बाजार और होटल खोलने संबंधी दिल्ली सरकार के निर्णय को निरस्त कर दिया था, जिसके बाद से केजरीवाल सरकार और एलजी में एक बार फिर तलवार खींच गई है। दिल्ली सरकार के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने भेजे गए प्रस्तावों में कहा है, दिल्ली में अब लगातार कोरोना के मामले कम हो रहे हैं और हालात सुधर रहे हैं। केंद्र सरकार की
गाइडलाइंस के अनुसार दिल्ली सरकार को फैसले लेने का हक है। देश में कई राज्यों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन वहां होटल, जिम और साप्ताहिक बाजार खुल रहे हैं, तो दिल्ली के लोगों को क्यों उनकी आजीविका कमाने से रोका जा रहा है? कोरोना की स्थिति में सुधार और दिल्ली वासियों की भावनाओं को देखते हुए होटल, जिम और वीकली बाजार खोल देना चाहिए। सरकार एलजी से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करती है। उपराज्यपाल को भेजे गए प्रस्ताव में आगे कहा गया है कि उपराज्यपाल दिल्ली में कोरोना से हालात सुधारने के प्रति भली भांति वाकिफ हैं और अब आर्थिक गतिविधियां खोलने की आवश्यकता है। लॉकडाउन के चलते दिल्ली के लोग पिछले 4 महीने से परेशान हैं। यह प्रतिबंध हटने से वे अपनी जॉब और कारोबार फिर से शुरू कर सकते हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।